भारतीय उपमहाद्वीप अपनी समृद्ध संस्कृति और विशाल संपदा के साथ सदियों से विभिन्न सभ्यताओं और साम्राज्यों के लिए आकर्षण का केंद्र रहा है। 7वीं शताब्दी में अरबों द्वारा सिंध की विजय के बाद मध्य एशियाई मूल के एक नए समूह तुर्कों ने भारतीय इतिहास के परिदृश्य पर एक महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। ये तुर्क, जो अपनी सैन्य शक्ति और इस्लामी उत्साह के लिए जाने जाते थे, ने कई आक्रमण शुरू किए, जिससे भारतीय समाज, संस्कृति और राजनीतिक परिदृश्य हमेशा के लिए बदल गए। तुर्कों का प्रारंभिक आक्रमण उत्तरी भारत में हुआ, जो अपने विशाल धन और खंडित राजनीति के लिए जाना जाता था। ये आक्रमण छिटपुट छापे से लेकर पूर्ण विजय तक थे और सदियों तक चले, जिससे भारत के इतिहास और नियति को नया रूप दिया गया। तुर्क विभिन्न पृष्ठभूमि और संस्कृतियों से आए थे, लेकिन वे इस्लाम के ध्वज के नीचे एकजुट थे, जो एक शक्तिशाली एकीकृत शक्ति के रूप में कार्य करता था। भारत में तुर्कों के आगमन ने एक नए युग की शुरुआत को चिह्नित किया, जिससे उपमहाद्वीप में इस्लाम का प्रसार हुआ और तुर्को इस्लामी वास्तुकला, कला, भाषा और शासन की एक विशिष्ट संस्कृति का उदय हुआ। यह निबंध भारत में तुर्की आक्रमणों के इतिहास का पता लगाएगा, उनके कारणों, रणनीतियों और प्रभाव की जांच करेगा। हम प्रमुख तुर्क आक्रमणकारियों, उनके सैन्य कारनामों और भारतीय समाज और संस्कृति पर उनके द्वारा लाए गए परिवर्तनों पर प्रकाश डालेंगे। इसके अतिरिक्त हम इन आक्रमणों के दीर्घकालिक परिणामों का विश्लेषण करेंगे, यह जांचते हुए कि उन्होंने भारतीय इतिहास के पाठ्यक्रम को कैसे आकार दिया। तुर्की आक्रमणों को प्रेरित करने वाले कारकों को समझने के लिए हमें उस ऐतिहासिक संदर्भ की जांच करनी चाहिए जिसमें वे हुए थे। कई परस्पर जुड़े कारण थे जिन्होंने तुर्कों को भारत पर आक्रमण करने के लिए प्रेरित किया, जिसमें आर्थिक लाभ की इच्छा, धार्मिक उत्साह और मध्य एशिया में राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं शामिल हैं। भारत अपनी पौराणिक संपदा के साथ हमेशा विदेशी आक्रमणकारियों, विशेष रूप से मध्य एशिया के लोगों के लिए एक आकर्षक लक्ष्य रहा है। उत्तरी भारत अपने समृद्ध मंदिरों और शहरों के साथ तुर्क योद्धाओं और शासकों के लिए एक आकर्षक लक्ष्य प्रस्तुत करता है, जो धन और लूट की तलाश में थे। इस्लाम अपने धर्मांतरण के उत्साह के साथ ने तुर्की आक्रमणों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कई तुर्क शासकों ने इस्लाम के प्रसार को अपने पवित्र कर्तव्य के रूप में देखा और गजवा, अविश्वासियों के खिलाफ पवित्र युद्ध में भाग लेने के लिए उत्सुक थे। भारत एक विशाल गैर मुस्लिम आबादी वाला इस तरह के धार्मिक प्रयासों के लिए एक परिपक्व मैदान के रूप में देखा गया। राजनीतिक कारक भी काम पर थे। मध्य एशिया में तुर्क जनजातियों के बीच सत्ता और प्रभुत्व के लिए निरंतर संघर्ष चल रहा था। भारत में अभियान चलाने और नए क्षेत्रों पर विजय प्राप्त करके तुर्क शासक अपनी प्रतिष्ठा बढ़ा सकते थे, अपने शासन को मजबूत कर सकते थे और अपनी महत्वाकांक्षाओं के लिए नए संसाधनों को सुरक्षित कर सकते थे। इस प्रकार तुर्की आक्रमणों को प्रेरित करने वाले कारकों का एक जटिल परस्पर क्रिया थी। धन की लालसा, धार्मिक उत्साह और राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं मिलकर एक शक्तिशाली शक्ति के रूप में कार्य करती हैं, जिससे तुर्क योद्धाओं को भारतीय उपमहाद्वीप में धकेल दिया गया। भारत पर पहला तुर्की आक्रमण 8वीं शताब्दी के मध्य में शुरू हुआ, मुख्यतः मोहम्मद बिन कासिम जैसे अरब सेनापतियों द्वारा सिंध की विजय के बाद। हालांकि ये शुरुआती घुसपैठ प्रकृति में काफी हद तक अवसरवादी थी और इस्लाम का प्रसार करने या स्थायी साम्राज्य स्थापित करने पर उनका ध्यान केंद्रित नहीं था। 10वीं शताब्दी में एक महत्वपूर्ण बदलाव आया जब गजनविद साम्राज्य, जो अब अफगानिस्तान में है, ने भारतीय उपमहाद्वीप में अपनी उपस्थिति का दावा करना शुरू कर दिया। गजनवीड, तुर्क मूल के, ने मध्य एशिया के एक विशाल क्षेत्र को नियंत्रित किया और भारत में अपने आक्रमणों के लिए एक मंच स्थापित किया। सुल्तान महमूद गजनवी, गजनविद वंश के सबसे दुर्जय शासक, ने 1000 ईस्वी से शुरू होकर भारत में 17 से अधिक आक्रमणों का नेतृत्व किया। गजनवी के अभियान बड़े पैमाने पर लूट पर केंद्रित थे और उन्होंने अपने साथ विशाल धन और कई दासों को वापस ले लिया। गजनवी के आक्रमणों ने उत्तरी भारत में तुर्की शक्ति और उपस्थिति स्थापित करने के लिए मंच तैयार किया। उनकी सैन्य सफलता ने क्षेत्र की समृद्धि को उजागर किया और बाद के तुर्क आक्रमणकारियों के लिए एक मिसाल कायम की, जिन्होंने गजनवी के नक्शे कदम पर चलने की मांग की। महमूद गजनवी भारतीय इतिहास में
एक महत्वपूर्ण व्यक्ति के रूप में खड़ा है, जो अपने बार बार आक्रमणों और उत्तरी भारत के विभिन्न हिस्सों में तबाही के लिए कुख्यात है। 971 ईस्वी में जन्मे गजनवी एक महत्वाकांक्षी और कुशल सैन्य रणनीतिकार थे, जिन्होंने अपनी सेना को कई जीत दिलाई और अपने साम्राज्य का विस्तार मध्य एशिया से लेकर फारस और भारतीय उपमहाद्वीप तक किया। गजनवी के भारतीय अभियान 1000 ईस्वी में शुरू हुए और उन्होंने 17 से अधिक क्रूर छापे मारे, मुख्य रूप से उत्तर पश्चिमी भारत के समृद्ध क्षेत्रों को निशाना बनाया। उनके आक्रमणों का मुख्य उद्देश्य धन और लूट हासिल करना था और उन्होंने कोई दया नहीं दिखाई, क्योंकि उन्होंने मंदिरों और शहरों को लूट लिया, विशाल संपत्ति एकत्र की और अनगिनत लोगों को मार डाला और गुलाम बना लिया। अपने क्रूर प्रतिष्ठा के बावजूद गजनवी अपनी विद्वता और कला के संरक्षण के लिए भी जाने जाते थे। उन्होंने अपने दरबार में विद्वानों, कवियों और कलाकारों को संरक्षण दिया, जिससे गजनी शहर एक प्रमुख सांस्कृतिक केंद्र बन गया। हालांकि भारतीय इतिहास पर उनके प्रभाव को मुख्य रूप से एक विध्वंसक आक्रमणकारी के रूप में याद किया जाता है, जिसने उपमहाद्वीप के राजनीतिक और धार्मिक परिदृश्य को बदल दिया। गजनवी के आक्रमणों के भारतीय समाज पर दूरगामी परिणाम हुए। उन्होंने उत्तरी भारत में कई समृद्ध शहरों और मंदिरों को नष्ट कर दिया, जिससे व्यापक विनाश और अव्यवस्था फैली। उनके छापों ने क्षेत्र के आर्थिक और सांस्कृतिक जीवन को बाधित कर दिया, जिससे व्यापार मार्ग बाधित हुए और सांस्कृतिक केंद्र नष्ट हो गए। इसके अलावा गजनवी के आक्रमणों ने उत्तरी भारत में तुर्की शक्ति और उपस्थिति स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी सैन्य सफलताओं ने इस क्षेत्र की भेद्यता को उजागर किया और भविष्य के तुर्क आक्रमणकारियों के लिए मार्ग प्रशस्त किया, जिन्होंने गजनवी की विजयों पर निर्माण करने और भारतीय उपमहाद्वीप में गहराई से प्रवेश करने की मांग की। सेक्शन 5 गजनवी के आक्रमण का प्रभाव। एक नया युग शुरू होता है। महमूद गजनवी के आक्रमण, हालांकि विनाशकारी, भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ थे। उन्होंने उपमहाद्वीप में तुर्की शक्ति की नींव रखी और भारतीय समाज और संस्कृति में गहरा परिवर्तन लाया। गजनवी के छापों के सबसे महत्वपूर्ण परिणामों में से एक उत्तरी भारत में इस्लाम की स्थापना थी। जबकि गजनवी का प्राथमिक उद्देश्य धार्मिक धर्मांतरण नहीं था, लेकिन उनके विजय अभियानों ने इस क्षेत्र में इस्लाम के प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान दिया। गजनवी के साथ कई मुस्लिम विद्वान, व्यापारी और सैनिक आए, जिन्होंने नवविजित क्षेत्रों में बस गए और धीरे धीरे धार्मिक जनसांख्यिकी को बदल दिया। इसके अलावा गजनवी ने मस्जिदों और मदरसों यानी इस्लामी स्कूलों के निर्माण को प्रोत्साहित किया, जिसने धार्मिक शिक्षा और इस्लामी संस्कृति के प्रसार में मदद की। आबादी के एक वर्ग का इस्लाम में रूपांतरण, जबरदस्ती या धीरे धीरे, ने भारतीय समाज के धार्मिक परिदृश्य को फिर से आकार दिया। गजनवी के आक्रमणों का भारतीय राजनीति पर भी गहरा प्रभाव पड़ा। उन्होंने उत्तरी भारत में मौजूदा राजनीतिक व्यवस्था को कमजोर कर दिया, जिससे शक्ति शून्य पैदा हो गई और क्षेत्र को आगे तुर्की आक्रमण के लिए संवेदनशील बना दिया। गजनवी की सैन्य सफलता ने भारतीय शासकों की कमजोरियों को उजागर किया और इस क्षेत्र को नियंत्रित करने के लिए प्रतिस्पर्धा करने वाले नए शक्तियों के उदय का मार्ग प्रशस्त किया। इसके अलावा गजनवी के छापों ने उत्तरी भारत के आर्थिक परिदृश्य को बदल दिया। उन्होंने क्षेत्र के धन को लूट लिया, जिससे कुछ क्षेत्रों में आर्थिक गिरावट आई। हालांकि उन्होंने मध्य एशिया और भारत के बीच व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा देने में भी भूमिका निभाई। गजनवी ने व्यापार मार्गों को सुरक्षित किया और व्यापारियों और विद्वानों के आदान प्रदान को प्रोत्साहित किया, जिससे नए विचारों, प्रौद्योगिकियों और सांस्कृतिक प्रथाओं का प्रसार हुआ। निष्कर्ष में महमूद गजनवी के आक्रमण भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ थे। उन्होंने उपमहाद्वीप में स्थायी तुर्की शासन की नींव रखी, इस्लाम के प्रसार का नेतृत्व किया और भारतीय समाज, संस्कृति और राजनीति पर गहरा प्रभाव डाला। गजनवी के छापे ने एक नए युग की शुरुआत की, जिससे भारतीय इतिहास का पाठ्यक्रम हमेशा के लिए बदल गया। सेक्शन 6 मोहम्मद गौरी और दिल्ली सल्तनत की स्थापना। महमूद गजनवी के बाद एक और तुर्क विजेता का उदय हुआ, जिसने भारतीय इतिहास को और भी गहराई से आकार दिया। मुइजुद्दीन मोहम्मद गौरी, जिसे मोहम्मद गौरी के नाम से जाना जाता है। गौर का मोहम्मद वर्तमान अफगानिस्तान में गजनवीड से संबंधित ने 12वीं शताब्दी के अंत में भारतीय उपमहाद्वीप में अपनी जगह स्थापित की। गजनवी के विपरीत, जो मुख्य रूप से लूट में रुचि रखते थे,
मोहम्मद गौरी का उद्देश्य भारत में एक स्थायी मुस्लिम साम्राज्य स्थापित करना था। उन्होंने 1175 ईस्वी में मुल्तान और उत्तरी सिंध पर विजय प्राप्त करके शुरुआत करते हुए कई सैन्य अभियान शुरू किए। मोहम्मद गौरी का सबसे महत्वपूर्ण टकराव 1191 ईस्वी में तराइन के पहले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान के नेतृत्व में एक संघी भारतीय सेना के खिलाफ था। गौरी को एक करारी हार का सामना करना पड़ा, जिससे उनकी महत्वाकांक्षी योजनाओं पर अस्थायी रोक लग गई। हालांकि मोहम्मद गौरी एक दृढ़ विरोधी साबित हुआ। उसने अपनी सेना को पुनर्गठित किया और अगले वर्ष तराइन लौट आया, जो बदला लेने के लिए दृढ़ था। 1192 ईस्वी में तराइन के द्वितीय युद्ध में गौरी की सेनाओं ने पृथ्वीराज चौहान को निर्णायक रूप से हरा दिया, जिससे उत्तरी भारत में तुर्की शासन का मार्ग प्रशस्त हुआ। तराइन में अपनी जीत के बाद मोहम्मद गौरी ने अपने सबसे सक्षम जनरलों में से एक कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत में अपने डोमेन का विस्तार करने का काम सौंपा। ऐबक ने गौरी की विरासत को आगे बढ़ाया, दिल्ली, अजमेर और कन्नौज सहित प्रमुख शहरों पर विजय प्राप्त की। 1206 ईस्वी में गौरी की मृत्यु के बाद ऐबक दिल्ली सल्तनत के संस्थापक बने, जिसने अगले 3 शताब्दियों तक भारतीय उपमहाद्वीप पर शासन किया। मोहम्मद गौरी के आक्रमणों ने भारतीय इतिहास में एक नए युग की शुरुआत को चिह्नित किया। उन्होंने उत्तरी भारत में मुस्लिम शासन की स्थापना की और दिल्ली सल्तनत की नींव रखी, जिसने उपमहाद्वीप के राजनीतिक और सांस्कृतिक परिदृश्य पर स्थायी प्रभाव डाला। सेक्शन 7, दिल्ली सल्तनत, सत्ता का समीकरण। मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद उनके वफादार जनरल कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की, जिसने अगले 3 शताब्दियों तक भारतीय उपमहाद्वीप पर शासन किया। दिल्ली सल्तनत ने 5 अलग अलग राजवंशों का शासन देखा। गुलाम वंश 1206 से 1290 तक, खिलजी वंश 1290 से 1320 तक, तुगलक वंश 1320 से 1414 तक, सैयद वंश 1414 से 1551 तक और लोदी वंश 1551 से 1526 तक। पहले सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने शासन को मजबूत करने और प्रशासन को व्यवस्थित करने पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने न्याय के एक कुशल तंत्र की शुरुआत की और अपने शासन को वैध बनाने के लिए धार्मिक विद्वानों और स्थानीय प्रमुखों का समर्थन मांगा। ऐबक ने दिल्ली में कुतुब मीनार के निर्माण को भी शुरू किया, जो इस्लामी वास्तुकला का एक शानदार उदाहरण है और तुर्की विजय का प्रतीक है। दिल्ली सल्तनत ने अपने चरम पर गियासुद्दीन बलबन और अलाउद्दीन खिलजी जैसे शासकों के तहत काफी क्षेत्रीय विस्तार और शक्ति का अनुभव किया। बलबन ने एक केंद्रीकृत प्रशासनिक प्रणाली स्थापित की, बड़प्पन की शक्ति को कम किया और अपने शासन को मजबूत करने के लिए सख्त सैन्य शक्ति का इस्तेमाल किया। अलाउद्दीन खिलजी एक महत्वाकांक्षी और निर्मम शासक थे, जिन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार दक्षिण भारत में किया। उन्होंने कीमत नियंत्रण और राजस्व सुधारों सहित आर्थिक नीतियां लागू की, जिसका उद्देश्य राज्य के खजाने को मजबूत करना और सेना को बनाए रखना था। खिलजी ने मंगोल आक्रमणकारियों को भी सफलतापूर्वक पीछे हटा दिया, जिन्होंने 13वीं शताब्दी के अंत में भारत के लिए एक बड़ा खतरा उत्पन्न किया था। हालांकि दिल्ली सल्तनत आंतरिक विद्रोहों, उत्तराधिकार विवादों और बाहरी खतरों के प्रति रक्षा नहीं थी। 14वीं शताब्दी के मध्य में तैमूर के आक्रमण से सल्तनत कमजोर हो गई, जिससे व्यापक विनाश और अराजकता फैल गई। अपनी चुनौतियों के बावजूद दिल्ली सल्तनत ने कला, संस्कृति और वास्तुकला के संरक्षण को बढ़ावा दिया। सुल्तानों और उनके दरबारियों ने मस्जिदों, मकबरों, मदरसों और पुस्तकालयों के निर्माण को प्रायोजित किया, जिससे एक जीवंत सांस्कृतिक माहौल तैयार हुआ। दिल्ली सल्तनत की अवधि ने फारसी भाषा और साहित्य को भी बढ़ावा दिया, जो प्रशासन और साहित्यिक अभिव्यक्ति की भाषा बन गई। सेक्शन 8, तुर्की आक्रमण का सांस्कृतिक और सामाजिक प्रभाव। तुर्की आक्रमणों का भारतीय समाज और संस्कृति पर गहरा और स्थायी प्रभाव पड़ा, जिससे उपमहाद्वीप के धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिदृश्य में महत्वपूर्ण परिवर्तन आए। सबसे महत्वपूर्ण प्रभावों में से एक इस्लाम का प्रसार था, जो धीरे धीरे भारत में एक प्रमुख धर्म बन गया। खासकर उत्तरी क्षेत्रों में तुर्क शासकों और विद्वानों के संरक्षण में इस्लाम पूरे भारत में फैल गया, जो व्यापारियों,
मिशनरियों और सूफी संतों के माध्यम से फैला। सूफी संतों ने विशेष रूप से अपनी तपस्या, संगीत और शिक्षाओं के माध्यम से धर्मांतरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिन्होंने आबादी के एक वर्ग को आकर्षित किया। तुर्की आक्रमणों ने भारत में एक नई सामाजिक व्यवस्था के उदय के साथ साथ एक नई सांस्कृतिक सम्मिश्रण का भी नेतृत्व किया। भारतीय उपमहाद्वीप में तुर्क शासकों के आगमन से फारसी तुर्की संस्कृति का प्रचलन हुआ, जो मौजूदा भारतीय परंपराओं के साथ घुल मिल गया। प्रशासन और साहित्य की भाषा के रूप में फारसी को अपनाया गया, जबकि कला, वास्तुकला और संगीत में तुर्को फारसी प्रभाव स्पष्ट हो गया। मस्जिदों, मकबरों और किलों जैसी इस्लामी स्थापत्य शैली अपनी मेहराबों, गुंबदों और जटिल नक्काशी के साथ भारतीय परिदृश्य का एक अभिन्न अंग बन गई। तुर्की आक्रमणों ने सामाजिक रीति रिवाजों, पोशाक और भोजन में धीरे धीरे बदलाव लाए। सलवार कमीज, कुर्ता और पगड़ी जैसे परिधानों ने भारतीय समाज में अपनी जगह बना ली, जबकि बिरयानी, कबाब और हलवा जैसे व्यंजन पाक परंपराओं का एक अभिन्न अंग बन गए। इसके अलावा तुर्की आक्रमणों का भारतीय समाज की सामाजिक संरचना पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। नए सामाजिक समूह जैसे तुर्क अभिज्ञात वर्ग और धार्मिक विद्वान प्रमुखता से उभरे, जिससे शक्ति और प्रतिष्ठा की स्थापित पदानुक्रमों को नया रूप मिला। इन सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों ने भारत में एक विशिष्ट इंडो इस्लामिक संस्कृति के विकास में योगदान दिया, जो सदियों से मुस्लिम और गैर मुस्लिम परंपराओं के सम्मिश्रण की विशेषता थी। सेक्शन 9, निष्कर्ष, परिवर्तन और निरंतरता की विरासत। निष्कर्ष में तुर्की आक्रमणों ने भारतीय इतिहास के पाठ्यक्रम पर एक स्थायी प्रभाव डाला, जिससे उपमहाद्वीप के राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिदृश्य में गहरा परिवर्तन आया। प्रारंभिक छापों से लेकर दिल्ली सल्तनत की स्थापना तक तुर्कों ने भारतीय समाज में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, जिससे इस क्षेत्र के इतिहास को मौलिक रूप से नया रूप दिया गया। तुर्की आक्रमणों का सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव इस्लाम का प्रसार था, जो धीरे धीरे भारत में एक प्रमुख धर्म बन गया। मुस्लिम शासकों और विद्वानों के संरक्षण ने इस्लामी संस्कृति और प्रथाओं को बढ़ावा दिया, जिससे भारतीय समाज के धार्मिक ताने बाने को नया रूप मिला। इसके अलावा तुर्की आक्रमणों से एक नई सांस्कृतिक सम्मिश्रण का जन्म हुआ, क्योंकि तुर्को फारसी परंपराओं को मौजूदा भारतीय रीति रिवाजों में मिला दिया गया। कला, वास्तुकला, भाषा और साहित्य में तुर्की प्रभाव स्पष्ट हो गया, जिससे एक विशिष्ट इंडो इस्लामिक सांस्कृतिक पहचान का निर्माण हुआ। दिल्ली सल्तनत तुर्की शासन का एक प्रमाण ने 3 शताब्दियों तक भारत के एक महत्वपूर्ण हिस्से पर शासन किया, जिससे प्रशासन, राजस्व संग्रह और सैन्य संगठन में महत्वपूर्ण योगदान मिला। सल्तनत ने कला, संस्कृति और वास्तुकला के संरक्षण को भी बढ़ावा दिया, जिससे एक जीवंत बौद्धिक और कलात्मक माहौल तैयार हुआ। हालांकि यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि तुर्की आक्रमणों के साथ केवल विनाश और विस्थापन ही नहीं जुड़ा था। उन्होंने नए विचारों, प्रौद्योगिकियों और सांस्कृतिक प्रथाओं के आदान प्रदान को भी जन्म दिया, जिससे भारतीय समाज समृद्ध हुआ। मुस्लिम कारीगरों, व्यापारियों और विद्वानों का आगमन नए कौशल, ज्ञान और कलात्मक परंपराएं लेकर आया, जिसने मौजूदा भारतीय परंपराओं को समृद्ध किया। निष्कर्ष में तुर्की आक्रमण भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ थे। उन्होंने उपमहाद्वीप के राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिदृश्य को बदल दिया, जिससे एक नई धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान का निर्माण हुआ। जबकि आक्रमणों के अपने विघटनकारी परिणाम थे, उन्होंने एक सांस्कृतिक सम्मिश्रण और बौद्धिक आदान प्रदान को भी जन्म दिया, जिसने भारत को आज हम जो देखते हैं उसे आकार दिया। तुर्की आक्रमणों की विरासत परिवर्तन और निरंतरता का मिश्रण है, जो भारतीय इतिहास और पहचान के ताने बाने में गहराई से उकेरा गया है।